Good morning to one and all. I am Prem Kaur Patle. My dear students, from today onwards I am going to start the new chapter Nazism and the Rise of Hitler. My dear students, this is the first part of this chapter. And in this session I am going to explain about birth of the Weimar Republic and the effects of the First World War. Dear students, I am going to start this explanation with the introductory part. My dear students, you can see the image of Hitler on your screen. ये हिटलर का चित्र है बेटा, और उसके जो लेफ्ट में है वो गोबेल्स हैं. गोबेल जो उसके एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. बच्चों, द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक के स्टार्ट करने के पहले इसके कुछ इम्पॉर्टेंट या कहा जाए कि इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को हमें समझना होगा कि किस तरह से एक बच्चा जो हेलमुट नाम का बच्चा है 11 इयर्स का, वो अपने मदर फादर की जो बातें हैं उसको सुनता है. और ये बात हमें इसलिए भी बतलाई जा रही है कि किस तरह से हिटलर ने नाज़ीवाद को ईजाद किया, उसको डेवलप किया, और उस नाजिज्म की वजह से उन्होंने जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी, अगर मैं बात करूं कि यहूदियों की, जिप्सिस की, पॉलिश लोगों की, जो फिज़िकली इल पर्सन थे उन लोगों की, तो इनको नाजिज्म के थ्रू इनकी हत्याएं कर दी गई थी. तो एक बड़ा ही विभत्स और हिंसक और बर्बर दृश्य था. और जब हिटलर के खिलाफ विश्व की कई शक्तियों ने युद्ध किया, तो उसके बाद जो परिदृश्य निकल कर आ रहा था, उस परिदृश्य को समझने के लिए यह स्टोरी आपके फर्स्ट पेज में ही दी गई है. इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में उसको हमें समझना है बच्चों. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. बच्चों, 1945 की जो वसंत ऋतु थी, उसमें हेलमुट नाम का जो 11 वर्षीय जर्मन लड़का था, वो अपना बिस्तर पर लेटे कुछ सोच रहा था. तभी उसे अपने मदर फादर की कुछ दबी सी आवाज़ें सीरियस टोन में वो सुनाई पड़ती है. हेलमुट ने भी क्या किया कि उस कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा. ठीक है. हिज फादर, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. हेलमुट के पिता जो थे वो बेटा जाने माने चिकित्सक थे, और उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए. समझिए, हेलमुट के सामने उसके मदर फादर इस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी. हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज, सेइंग नाउ द अलायंस विल डू टू अस व्हाट वी डिड द क्रिपल्ड एंड ज्यूस. बच्चों, उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था, और वो बड़े घबराए हुए से थे. और वो घबराहट में जो उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे, स्वर निकल रहे थे, वो कह रहे थे कि अब अलाइड यानी जो मित्र राष्ट्र हैं, अलाइज मतलब द अलाइड पावर वर इनिशियली लीड बाय द यूके एंड फ्रांस. ओके, तो जो मित्र राष्ट्र हैं वो भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों के साथ, यहूदियों के साथ किया है. बेटा, जो हेलमुट के फादर थे वो हिटलर के साथ थे. ठीक है. अगले दिन जब उन्होंने ये बात कही, उसके द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम्स टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग. वो हेलमुट को लेकर अगले ही दिन बाग में घूमने के लिए गए, और यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया.
ठीक, दोनों ने बच्चों के पुराने गीत जो होते हैं वो गाए, खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। ओके, एंड लेटर हेलमुट्स फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। और कुछ समय बाद हेलमुट के जो पिता थे, फादर थे, उन्होंने अपने दफ्तर में ही खुद को गोली मार ली। हेलमुट रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायरप्लेस। बच्चों, हेलमुट की जो यादों में वो जो क्षण थे वो अभी भी जिंदा थे, जब उसने देखा कि उसके पिता की खून में सनी वर्दी को घर के जो अलाव होते हैं उसमें जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था वो और जो कुछ हुआ उससे उसके दिलो दिमाग पर बड़ा गहरा सदमा पहुंचा, और अगले 9 साल तक वह घर में एक और भी नहीं खा पाया, नहीं खा पाया। उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसकी माँ उसे भी जहर न दे दे। So Thomas, so he was by what he had overheard and what had happened, that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him. बच्चों, उस 11 वर्षीय हेलमुट की मानसिक स्थिति को आप उस दृश्य को समझकर, सोचकर या कल्पना के आधार पर समझ सकते हैं। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. हेलमुट को शायद समझ में ना आया हो कि उस समय क्या हकीकत थी, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पिता जो थे नाजी, और वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। एंड मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर। आप में से कई बच्चे तो जो है वो नाजी और हिटलर के बारे में जानते भी होंगे। शायद आप लोगों को पहले आपकी किसी टीचर ने ज़रूर पढ़ाया होगा, या आपने मैगज़ीन, न्यूज़ चैनल, या जो ऐसे कुछ टीवी में चैनल्स होते हैं, हिस्ट्री चैनल्स, नेशनल ज्योग्राफी चैनल, उनके माध्यम से समझने की आपने उसके स्टोरी को ज़रूर देखा होगा। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए प्रयास कर रहा था, कटिबद्ध था, और वो पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। ठीक, आपने यह भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को भी मरवाया था। ठीक, और लेकिन नाजीवाद सिर्फ इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, ये दुनिया और राजनीति के बारे में पूरी संपूर्ण व्यवस्था थी। ओके, यू मे have heard that they killed Jews, but Nazism was not one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world and politics. ये दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था थी, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम था, यही तो नाजिज्म था। ठीक है, लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि नाजिज्म का क्या मतलब क्या था, नाजीवाद का क्या मतलब था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। ठीक है, और वो किस चीज़ से डरे हुए थे। इन May 1945, Germany surrendered to the Allies, anticipating what was coming. Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. बच्चों, मई 1945 में जर्मनी ने, जो मित्र राष्ट्र थे, ठीक, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व तो शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। ठीक है, तो मई 1945 में जर्मनी ने जो मित्र राष्ट्र एलाइज ग्रुप था उसके सामने समर्पण कर दिया। ठीक, एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर एंड हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। हिटलर को क्योंकि अंदाज़ा हो चुका था कि अब जिसने उस लड़ाई को चालू किया है, वर्ल्ड वार हो रहा है, उस लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है, इसलिए हिटलर ने और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उसका जो प्रचार मंत्री था गोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर के अंदर पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। बच्चों, एट द एंड ऑफ द वॉर
an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute. युद्ध खत्म होने के बाद कहाँ पर यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय सैनिक अदालत स्थापित गई? न्यूरेमबर्ग में। और बच्चों पूछा जाता है कि हु वाज दी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर? तो आंसर है गोबेल्स। ओके, अच्छा, अब जो यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया गया, उसके पीछे क्या रीज़न था वो समझ लीजिए। नाजी वॉज क्रिमिनल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमनिटी। इस सैनिक अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, ठीक है, क्राइम्स अगेंस्ट पीस, और मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और युद्ध अपराधों के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए, जो नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने का जो था वो जिम्मा सौंपा गया कि जो जो लोग नाजीज का सपोर्टर्स थे उनके खिलाफ इन पॉइंट्स पर उनके खिलाफ क्या है, कार्यवाही की जाएगी, अदालती कार्यवाही। Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious moral and ethical question and invited worldwide condemnation. बच्चों, युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार और ख़ास तौर पर जो उन्होंने इंसानियत के खिलाफ किए गए जितने भी अपराध थे, उसकी वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल उस पर खड़े हुए थे। और जर्मनी के द्वारा जो कृत्य किए गए थे उसकी भरसक निंदा पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में निंदा की गई थी। ठीक, अब वो एक्ट्स कौन से थे, कौन से ऐसे एक्ट्स थे, कौन से ऐसे कृत्य थे जो नाजिस के द्वारा किए गए थे जर्मनी के अंदर, जिसकी पूरी दुनिया ने भर्त्सना की थी, जिसकी निंदा की गई थी। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जर्मनी हैड वेज्ड अ genocide war which resulted in the mass murder of selected groups of innocent civilian of Europe. बच्चों, दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, और जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा था। ठीक है, सामूहिक रूप से मारा जाना शुरू कर दिया गया था। The number of people killed included 6 million Jews. बच्चों, ये जो मारे गए लोगों में, जो लोग थे युद्ध में मारे गए लोगों में, लगभग 60 लाख यहूदी थे। ठीक है, 2 लाख जिप्सीज थे एंड 1 मिलियन पोलिश सिविलियन, और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे जो इस युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, साथ ही 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, 70,000 जर्मन नागरिक जो मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए थे, वे भी उन जर्मन नागरिकों को भी मार डाला गया था। बिसाइड्स इनन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, और इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को मौत की नींद सुला दिया गया था। नाजीज डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like नाजीज के द्वारा इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए कत्ल खाने बनाए गए थे। जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। कई सारे लोगों को एक साथ एक गैस चैम्बर में भर दिया जाता था और वहाँ जहरीली गैस को छोड़ दिया जाता था, और इस तरह से एक साथ सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। बच्चों, न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य जो नाजीज थे उसको उन्हीं को मौत की सज़ा दी थी। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ।
बाकी को उम्र भर की उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी। और सज़ा तो मिली, लेकिन नाजियों को जो सज़ा दी गई वह उनकी बर्बरता के कारण, उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत ही छोटी थी। क्योंकि इन लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान किया था, जनसंहार किया था, उसकी तुलना में अगर उन्हें सज़ा भी दी गई थी तो वो सज़ा उनकी जो बर्बरता थी, उनके जो कृत्य थे, उनके द्वारा किए गए जो जुल्म थे, उसके मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में जो मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जैसा कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जर्मनी पर थोपा था। ठीक, तो इस तरह से एलाइज ग्रुप ने जो हार्सफुल ट्रीटी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हुई थी, उस समय की उस ट्रीटी को के जैसे हार्सफुल ट्रीटी को कंडक्ट नहीं करवा करके उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। पर बहुत सारे लोगों का मानना था बेटा कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाजी जर्मनी के उदय में योगदान दिया था। तो हम अब इसको स्टार्ट करें बेटा द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक के साथ। हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी हार्शफुल ट्रीटी हुई थी जिसकी वजह से जो जर्मनी के लोग थे वे अपने उन कटु अनुभवों के आधार पर नाजीज को जर्मनी में तैयार होने, खड़े होने, उसका उदय होने, उसकी ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो हम शुरू करते हैं बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक के साथ। जर्मनी, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War, which was conducted between 1914 to 18, alongside the Austrian Empire and against the Allies इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया। बच्चों, जो 20वीं शताब्दी के जो शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था, उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर जो मित्र राष्ट्र थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, उनके खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। और पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच। ऑल ज्वाइंड द वॉर एंथुसियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां ये सोच करके इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्द ही विजय मिल जाएगी। एंड लिटिल डिड दे रियलाइज दैट the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी इससे। जब ये युद्ध में कूद पड़े थे, किसी न किसी को लग रहा था कि सबको कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, और जब ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, they were also unaware with the draining of all its resources. आई एम टेलिंग अबाउट द यूरोप। मैं अगर बात करूं कि पूरे यूरोप को के बारे में, तो वो पूरी आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। जर्मनी मेड इनिशियली गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। बच्चों, फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी इन अलायंस ग्रुप के साथ इन मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिल गई, और आखिरकार 1918 नवंबर में उन्होंने ये केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हाउएवर द अलाइज स्ट्रेंथन्ड बाय द यूएस एंट्री इन 1917। यूएस ने कब एंट्री की फर्स्ट वर्ल्ड वार में? आपको मालूम होना चाहिए 1917 में। वॉन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। इस तरह से जो केंद्रीय शक्तियां थी उनको हराने में अमेरिका के मित्र राष्ट्रों के साथ मिल जाने पर काफ़ी उन्हें ताकत मिल गई, और केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी जो था वो हार गए, और इस तरह से जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी।
अब जब ये इंपीरियल जर्मनी, साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय हो गई और वहाँ के एम्परर ने पद त्याग कर दिया, तो वहाँ की जो संसदीय पार्लियामेंट्री पार्टीज थी, संसदीय पार्टियों को जर्मन की राजनीतिक व्यवस्था को अब एक नए ढांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया गया। जब एम्परर ने भी एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर, उसने त्याग दे दिया, इंपीरियल जर्मनी वो हार चुका था, तो अब वहाँ की जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी उसके पास एक मौका हाथ लगा कि क्यों ना अब जर्मनी की एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तैयार किया जाए, एक नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को तैयार किया जाए। ये मौका उन्हें उपलब्ध कराया गया। इसी सिलसिले में अ नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर एंड एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई, राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और इसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर था, संघीय आधार पर एक कॉन्स्टिट्यूशन को पारित किया गया। ठीक है, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टेब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और राइक्सटॉग on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women। बच्चों, इस नई व्यवस्था में जर्मन संसद, जिसको कि राइक्सटॉग भी कहा गया, राइक्सटॉग याद रखना है बच्चों, जर्मन पार्लियामेंट को राइक्सटॉग भी कहा जाता है। राइक्सटॉग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा था। ठीक है, और वो भी किस आधार पर? प्रतिनिधियों के जो निर्वाचन के लिए महिलाओं को भी उसमें शामिल किया गया। सभी जो एडल्ट पर्सन थे, सिटीजन थे, उनको समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वीमेन। जितनी भी वयस्क पुरुष महिलाएं थी उन्हें समान और सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया। This republic was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की जो पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी थी। द पीस ट्रीटी एट वर्साइल विद द अलायंस वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। ठीक है, जैसे जर्मनी हार गया तो जो मित्र राष्ट्र थे, उन मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर बहुत सी कठोर शर्तें थोप दी थी। वो कौन सी शर्तें थी उसको देखते हैं। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% of its territories, 75% of its iron and 26% of its coal to France, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। बच्चों, मित्र राष्ट्रों के साथ उसकी वर्साई ट्रीटी होती है। ठीक है, पीसफुल ट्रीटी, शांति संधि होती है जिसको वर्साई संधि के नाम से भी जाना जाता है। शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इसमें, इस संधि में, इस ट्रीटी में जर्मनी को अपने बहुत सारे जो ओवरसीज कॉलोनीज थी, उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा। उसकी लगभग 10% पॉपुलेशन थी उसमें, वो सब उसके हाथों से चली गई। 13% भूभाग जो टेरिटरी थी वो उसके हाथों से चली गई। 75% पे जो आयरन के भंडार थे, 26% पे जो कोल के भंडार थे, वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। ठीक है, द अलाइड पावर्स डिमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। इसके अलावा जर्मनी को जो रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भी भंग कर दिया। द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, वॉर गिल्ट क्लॉज, ठीक है,
इसके तहत युद्ध के कारण हुई जितनी भी तबाही थी उसके लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपेंसेशन अमाउंटिंग टू £6 बिलियन। बच्चों, इसके एवज में उस पर, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920s। जो खनिज संसाधनों वाला जो राइनलैंड था उस पर भी 20 के डिकेड्स में, दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा और बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमानजनक के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। तो बच्चों, इस तरह से जो वर्साई ट्रीटी थी उसमें जो हार्श और ह्यूमिलेटिंग पीस के रूप में उसको कंडक्ट किया गया था, जर्मनी के लोग उससे काफ़ी नाराज़ थे। बच्चों, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका क्या इफ़ेक्ट था वो समझते हैं। The war had a devastating impact on the entire continent both psychologically and financially। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया था, यूरोप महाद्वीप को। From the continents of creditors, Europe turned into one of debtors। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, ठीक है, जो लोगों को कर्ज बांटता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। अब जब युद्ध खत्म हुआ तो ये ही लोग खुद कर्जदार हो गए, ठीक। अब विडंबना क्या थी? अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सीन्स ऑफ द ओल्ड एम्पायर। विडंबना यह थी कि जो पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना जो नया नवजात वाइमर गणराज्य था, वाइमर रिपब्लिक था, उससे वसूल किया जा रहा था, क्योंकि अब एक्ट में कौन था? एक्टिंग में वाइमर रिपब्लिक था। The republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. Those who supported the Weimar Republic, okay, जो इसमें एक चीज़ को समझना चाहिए कि जो इस गणराज्य, ये जो वाइमर रिपब्लिक था, युद्ध में पराजय का अपराध बोध, ठीक है, ये वार गिल्ट और जो राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने के लिए, हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक तौर पर भी अब वह अपंग हो चुका था। इतना सारा उस पर कंपेंसेशन डाल दिया गया था, 6 अरब पाउंड का जो उस पर जुर्माना लगाया गया था, उस जुर्माने को, उस कंपेंसेशन को पे करते करते वो आर्थिक रूप से वो वीक हो गया, फाइनेंशियली वो वीक हो गया। एंड दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, देखो लोगों का मानना था कि ये सब क्यों हो रहा है, ये हार्सफुल ट्रीटी क्यों हुआ, ये हार्सफुल ट्रीटी के लिए वो कहीं ना कहीं वाइमर रिपब्लिक को जिम्मेदार मानते थे, ठीक है। तो दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, और जो लोग इसका सपोर्ट करते थे, वाइमर रिपब्लिक के जो हिमायती थे, कौन थे? स्पेशली अगर हम बात करें तो मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, ओके, ये थे। बिकेम इजी टारगेट ऑफ अटैक इन कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। ये लोग जो रूढ़िवादी लोग थे, उनके द्वारा ये तरह तरह से उनके हमलों का निशाना बनाए जाने लगे इन्हें। एंड दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाने लगा था। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज वेल वी विल सून सी। बच्चों, इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर बड़ा गहरा असर पड़ा था, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज को और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी बड़ी गहरी छाप छोड़ी थी। सोल्जर्स कैम टू बी प्लेस्ड अबो सिविलियन, सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव
स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलाइन। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। मीडिया ने जो खंदकों की जिंदगी जो थी, खंदक मतलब जो युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे है ना, उस ट्रेंच के बारे में, उसका बड़ा उन ट्रेंच यानी खंदकों की जो ज़िंदगी थी उसका महिमा मंडन किया। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय ज़िंदगी को जी रहे थे। ठीक है, वो सिपाही जो युद्ध लड़ने के लिए जो गड्ढे खोद करके उसमें छिप करके हमला करते थे या अपने सुरक्षा की दृष्टि से उसको तैयार करते थे, उसका महिमा मंडन वहाँ की मीडिया ने भरपूर किया। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही जो इन खंदकों में, इन ट्रेंच में जो वो ज़िंदगी गुजार रहे थे वो काफ़ी दयनीय थी। ठीक, दे फेस्ड पॉइजनस गैस, दे फेस्ड poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly। बच्चों, वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। ठीक है, स्पिरिट ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ग्री फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप दैट हैड रिसेंटली कम इनटू बीइंग। बच्चों, जो सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान, प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए जो रूढ़िवादी तानाशाहों को पर्याप्त या व्यापक जन समर्थन मिलने लगा था। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी एक बहुत ही फ्रैजिल आइडिया था, यंग था, मतलब कि लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो दोनों महायुद्धों के बीच जो पूरे यूरोप में जो अस्थिरता फैली हुई थी उसका वो सामना नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में हमने देखा कि किस तरह से पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो था, यूरोप कॉन्टिनेंट, वो न केवल आर्थिक बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा था। तो आज बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। कल हम इसके आगे के कंटेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।